मंडे क्या इंडियन मार्केट्स में सर्किट लगने वाला है, क्योंकि जो रील्स देखो, जो भी यूट्यूब वीडियो देखो, सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि मंडे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अपसाइड की सर्किट्स लगने वाले हैं, गैप अप ओपनिंग होने वाली है। 300-400 पॉइंट्स का निफ्टी गैप अप के साथ ओपनिंग देने वाला है। क्या ये बात सच है? कितनी सच है, कितनी झूठ है? आज सारी चीजों के बारे में वीकली एनालिसिस करने वाले हैं विथ डेटा एंड फैक्ट्स। थोड़े से प्रोज देखेंगे, थोड़े से कॉन्स देखेंगे और देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, डेटा हमें क्या बोल रहा है। सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द वीक। देखो, यहाँ पे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बीजेपी को 132 सीट्स मिली है, एसएचएस को 57 एंड बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टी को उसके हिसाब से। अब क्या ये जो बीजेपी की जीत है उसके कारण मार्केट्स में इतनी बड़ी इफेक्ट हो सकती है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा नहीं। द रीजन इज दैट प्राइस ने उसको ऑलरेडी फ्राइडे के दिन फैक्टर इन कर दिया। राइट, एग्जिट पोल्स के नंबर्स जो आए थे वो इसी रीजन की वजह से आए थे। इसी चीज को हमें मार्केट्स में हमें जो है फ्राइडे की रैली इसी नंबर्स के ऊपर देखने मिली। तो प्राइस ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया है। अब एक चीज वापस से ये सेम इफेक्ट नहीं कर सकती है। राइट, अगर नंबर्स गड़बड़ होते तो शायद डाउन साइड की एक रैली आ सकती थी, बट ये सेम नंबर्स की वजह से वापस मार्केट्स में रैली नहीं आ सकती है। सेम टाइम पे अगर आप झारखंड इलेक्शंस की भी बात करो तो वहां उसका इतना ज्यादा इफेक्ट मार्केट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम डेटा के ऊपर आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक में या इस पर्टिकुलर मंथ में कौन से सेक्टर ने जो वो आउट परफॉर्म करा। तो सबसे पहले अगर आप यहां पे देखो 1 मंथ के डेटा देखो तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करा है पीएसयू बैंक्स ने। इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर बैंक। सेकेंड है रियलिटी, इसका मतलब है रियल एस्टेट। थर्ड है आईटी सेक्टर। फोर्थ है निफ्टी बैंक। तो ये चार जो सेक्टर्स हैं जिसने आउट परफॉर्म किया। अब सबसे ज्यादा कम परफॉर्मेंस करने वाला सेक्टर कौन सा है? एनर्जी, जिसमें रिलायंस आता है। राइट, एंड दूसरे सारे स्टॉक्स आते हैं। अब सेकेंड नंबर पे है एमएनसी, एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर्स एंड ऑल। वीकली उस पे किसने परफॉर्मेंस दिया है उसकी बात करें तो निफ्टी रियलिटी अगेन द हीरो। निफ्टी ऑटो जो भी जिसने भी आउट परफॉर्म किया है अराउंड 2.79% जो है वो इंक्रीज हुआ है। निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, जो काइंड ऑफ निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी। बट जो मेनली सबसे ज्यादा पैसे जहां पे जा रहे हैं वो सेक्टर एनालिसिस से ये पता चल रहा है, फर्स्ट इज बैंकिंग एंड सेकंड इज आईटी। ये दो सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पे एफआईएस के या डीएएस के पैसे जो है वो जा रहे हैं, जो इस डेटा से हमें पता चल रहा है। अब देखते हैं कि फ्राइडे के दिन एफआईएस और डीआईएस की बाइंग और सेलिंग क्या थी। बट उससे पहले एफआईएस एंड डीआईएस की बाइंग और सेलिंग का वीकली एज वेल एज मंथली एनालिसिस करते हैं। अब यहां पे हम आ गए, यहां पे आप देख सकते हो एफआईएस एंड डीआईएस की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की अगर हम बाइंग देखें तो यहां पे सबसे पहले हम इंडेक्स में चले जाते हैं। तो देखो टिल डेट इस पर्टिकुलर मंथ में, अगर आप इस पर्टिकुलर मंथ की बात करो तो एफआईएस की फ्यूचर्स में 449 करोड़ की बाइंग है। उसके सामने ऑप्शन में 33,733 करोड़ की सेलिंग है। अब हम स्टॉक्स की बात कर लेते कि स्टॉक्स में क्या करा। स्टॉक्स में भी पॉजिटिव में है। राइट, एंड यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शंस में नेगेटिव में है। स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अब हम कैश का अगर डेटा देखें तो कैश में इस पर्टिकुलर मंथ में 40,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है एफआईज ने, और 37,000 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने उसके सामने। अब यहां पे देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूं। जो स्टॉक्स को आपने 4 साल पहले लिया है, अब उस स्टॉक्स में आपको जो प्रॉफिट मिलना था वो मिल चुका है। तो अब आप क्या करोगे? आप धीरे 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 वो स्टॉक्स को सेल करना स्टार्ट कर दोगे। एफआईआईज अभी सेम चीज कर रहे हैं। एफआईआईज हर दिन बेच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इंडियन मार्केट्स के ऊपर जो व्यू है वो नेगेटिव है। कोई चीज उसने 4 साल पहले ली थी, अब उसमें से उसे प्रॉफिट मिल गया, अब उसमें वो फंडामेंटल स्टॉक्स नहीं दिख रहा है या प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, या ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्टॉक्स और यहां से ऊपर जा सकता है, तो इसी रीजन की वजह से वो बेच रहे हैं। अब जितनी क्वांटिटी में उसके पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं उस क्वांटिटी में वो सेल करते हैं तो ऐसा लगता है कि एफआईएस ने बहुत ज्यादा सेलिंग करी है। बट एफआईएस के पास टोटल इंडियन मार्केट्स में 67 लाख करोड़ की होल्डिंग है। तो अगर वो 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ बेच भी देते हैं तो उससे एफआईएस को इतना बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ता, और इससे ऐसा भी नहीं होता कि एफआईएस बहुत ज्यादा हैवी बेच रहे हैं। हाँ, फर्क तब पड़ता है कि जब वो 10-15 लाख करोड़ की सेलिंग करते।
1 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में, तो ऐसा लगता है कि एफआईआईज को अब बहुत कुछ लग रहा है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी अपने पोर्टफोलियो का 10, 20, 30% जो है वो उसने सेल कर दिया। अब फ्राइडे के डेटा के आसपास आ जाते हैं कि फ्राइडे का डेटा कैसा था। मुझे एक शिकायत होती है रिटेल ट्रेडर से कि हर बार रिटेल ट्रेडर जो है एक उल्टी साइड की पोजीशंस बनाता है। इस तरीके से मार्केट अगर सीधा जा रहा है तो रिटेल ट्रेडर उसे नीचा देखेगा, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो रिटेल ट्रेडर्स उसके ऊपर जाते हुए देखेगा। यहाँ पे इस डेटा से समझते हैं, देखो यहाँ पे फ्राइडे का ये डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, आज है 25 नवंबर, एफआईआईएस का ये डेटा है, ये जो प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क होती है उसका डेटा है, ये क्लाइंट्स का डेटा है। इट मींस नॉर्मल जो क्लाइंट्स होते हैं उसका, इट मींस यू एंड मी लाइक अ रिटेल पर्सन, और ये है डीआईएस का डेटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में एफआईआईएस ने बाइंग करी है, बैंक निफ्टी में करी है, मिड कैप में करी है, फिन निफ्टी में करी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में देखो बाइंग हुई है, इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाइंग उसने करी है। स्टॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हो मिड बेयरिश है। अब प्रो की बात करें तो देखो प्रो की पोजीशंस जो है वो दोनों साइड की होती है, बिकॉज वो डेल्टा न्यूट्रल करके अपनी पोजीशंस बनाते हैं, तो उसकी हम यहाँ पे इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर्स के आसपास। तो रिटेलर्स ने यहाँ पे क्या करा है, देखो इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल सेल करे हैं 7 लाख कॉल सेलर। मतलब समझ में नहीं आता कि मार्केट्स अगर सीधा ऊपर जा रहा है तो क्यों ऐसे मार्केट्स में कॉल सेल करते हो। यहां पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बेयरिश, क्योंकि देखो न्यूज और सारी चीजें इस तरीके से आपको दिखाई जाती है जिससे कि आपको पिक्चर ऐसा लगे कि अब यहां से मार्केट गिरेगा। इसी रीजन की वजह से रिटेल ट्रेडर वो सारी चीजों को देख के कॉल सेल कर देते हैं। अब यहां पे अगर डीआईएस के डेटा को देखो तो डीआईएस के डेटा देखो सेलिंग के आपको देखेंगे स्टॉक फ्यूचर्स है, बिकॉज वो अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं। तो अगर लेट्स से उसने लेट्स से 1 करोड़ का रिलायंस बाय करा है उसमें कैश में, तो उसके सामने वो उसके फ्यूचर्स को शॉर्ट करके रखेंगे ताकि उसकी पोजीशन जो है वो ओवरऑल हेज हो जाए, राइट। तो ये था एफआईआईएस एंड डीआईएस का डेटा। अब थोड़ा सा प्राइस के डेटा समझ लेते हैं कि प्राइस अभी हमें क्या बोल रहा है, वीकली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एज वेल एज डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम डेली चार्ट्स के ऊपर आ जाएं, निफ्टी 50 का ये चार्ट है यहाँ पे हमारे सामने, यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर जो सपोर्ट जोन था वहां से ही मार्केट जो वो रिवर्स हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये जो बाइंग है वो लास्ट फ्राइडे में बाइंग आई और उसने पूरे वीक के जो सेलिंग थी उसको एब्जॉर्व करा है। अब एक चीज देखने की, यही बाइंग 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू हो रही है और नहीं हो रही है, और क्या ये 24,500 के लेवल जो उसके रीसेंट स्विंग हाई था उसे वो ब्रेक करता है कि नहीं करता। अगर इसे ब्रेक करके इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो मे बी यहां से जो है निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो सकता है। बट अगर एफआईआईज वापस सेल करने के आसपास आ जाते हैं तो यहां से और ज्यादा गिरावट जो है हमें निफ्टी में देखने मिल सकती है। सेम टाइम पे अगर हम बैंक निफ्टी पे आ जाएं तो बैंक निफ्टी देखो वैसे भी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग था। निफ्टी जहां पे 10% गिरा था, बैंक निफ्टी वहां पे 8% गिरा था। एंड अगर आज के फ्राइडे के दिन के कैंडल को इंक्लूड करें तो बैंक निफ्टी ओवरऑल 6 to 7% ही गिरा हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेजर रेजिस्टेंस जोन से बैंक निफ्टी भी वापस रिवर्स करा है। बैंक निफ्टी जब भी अपना ये 52,300 का लेवल्स है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, वहां से बैंक निफ्टी में हमें एक शार्प अपसाइड की रैली जो वो देखने मिल सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेशन हो रहा था, इट मींस कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जो है वो बाइंग हो रही है, राइट। यहां पे मैं कोई भी आपको ओवरव्यू नहीं देना चाहता कि कहां से बाय करना चाहिए कहां से सेल करना चाहिए, जस्ट मैं आपको एक लेवल्स बताना चाहता हूं और किस लेवल के बाद हमें हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी चाहिए। अब हम आते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो के आसपास और हम 5 डे का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखते हैं कि पूरे वीक का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो कैसा रहा। तो अगर आप इस पे देखो तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बुलिश, मिड कैप स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो सारे जो इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बुलिश डायरेक्शन की तरफ मिल रहे हैं। बट अगर ये चीज जो है वो 2 से 3 दिन तक सस्टेन करती है मार्केट्स में, फिर हमें ट्रेंड जो है वो चेंज होते हुए दिखेगा और जो लेवल्स मैंने बताया उस लेवल के आस ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी सस्टेन करते तो मार्केट में जो है हमारा जो नेगेटिव ट्रेंड था वो पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर मंथ में जो कि है नवंबर, इस मंथ में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा इसको देखते हैं। सबसे पहले मेरे अकाउंट्स पे चले जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज माई नेम एंड माई अकाउंट। कंसोल में चले जाएंगे,
फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस पे, इक्विटी में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि नवंबर पर्टिकुलर मंथ में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे तो टोटल मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रहा दैट इज 87,000 रुपीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 मेरे पॉजिटिव ट्रेंड है, 2 नेगेटिव है। अब सबसे पहला जो मैंने ट्रेड लिया था 1 नवंबर को, जो कि मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ था। सेकेंड ट्रेड में मेरा 48,000 का प्रॉफिट था। मुझे आज भी याद है कि मैंने एक बाई साइड की ट्रेड ली थी निफ्टी में, राइट। एक टाइम पे मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट लास्ट में जो मेरा प्रॉफिट बुक हुआ दैट इज 48,000। लास्ट जो मेरा ट्रेड था दैट इज शॉर्ट साइड का ट्रेड ऑन द बैंक निफ्टी, जिसमें मेरा 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ। एंड ये 2 नेगेटिव ट्रेंड में, एक में मेरा 50,000 का लॉस हुआ, एक में मेरा 57,000 रुपीज का लॉस। तो ये था नवंबर मंथ का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेगेटिव थोड़ी सी बात को भी देख लेते हैं कि देखो सारी पॉजिटिव चीजों के बारे में तो हमने बात कर लिया, बट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो नेगेटिव है मार्केट्स के लिए। सबसे पहले दैट इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अभी 107 के ऊपर चल रहा है। डॉलर इंडेक्स इनवर्जनली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है निफ्टी से। तो जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है निफ्टी का चार्ट नीचे जाता है। तो अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो और एक नेगेटिव न्यूज है हमारे लिए। सेकेंड हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है कमोडिटीज मार्केट्स। गोल्ड जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। थर्ड हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है कमोडिटीज। हम हर दिन क्रूड ऑयल को परचेज करते हैं, तो क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइसेस अगर बढ़ती है तो वो भी एक हमारे लिए नेगेटिव न्यूज है। अब और चीज के बारे में बात करते हैं कि जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई या फिर इजराइल ईरान की वॉर हो गई, वहां पे अगर बहुत बड़ी वॉर भी हो जाती है, ये भी हमारी मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। सो आई होप जो वीकली एनालिसिस किया हमने, बहुत शॉर्ट वीडियो रखा है और सारी चीजों को इन डिटेल में आप सभी लोगों को समझाएं। आई होप आपको कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इससे सीखने मिली होगी। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो भी चीजें आपको पसंद आई है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, बिकॉज आप सभी लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे सारे वीडियोस आपको एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए ही बनाए गए हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।